नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में आपको बताते हैं। आज शुरुआत करेंगे तेजस्वी की जो चौथी यात्रा निकलने जा रही है 15 तारीख से। उसके पीछे क्या कारण है, क्या मकसद है? क्या मकसद वही जो छिटका है मुस्लिम और यादव वोट बैंक, उसको वापस से समेटना है, क्योंकि ये यात्रा आमतौर पर उन्हीं इलाकों में निकलने वाली जहां पर मुस्लिम और यादव वोटों का बाहुल्य है। तो इसको समझेंगे। मनीष वर्मा के बारे में समझेंगे कि जिनको उत्तराधिकारी बताया जा रहा था नीतीश कुमार का, आखिर क्या उन्होंने ऐसा गणित लगाया जो पार्टी के अन्य नेताओं को पसंद नहीं आया और उनकी यात्रा रोकी गई। और अब कहा जा रहा है कि वो साइडलाइन भी किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी ने आपको पिछले कुछ बातचीत में बताया था कि वो शायद वो विधानसभा चुनाव भी ना लड़ें, उनको टिकट ना मिले। तो क्या कारण है वो समझेंगे। साथ ही झारखंड जो बगल का राज्य है, पड़ोसी राज्य है हमारा, उसमें नेता विपक्ष आखिर बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही है, क्यों इतनी देर लग रही है, सदन चालू हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। वो बात करने के लिए, आपको इनसाइट्स बताने के लिए अपने सूत्रों के जरिए हमारे साथ रोज की तरह पंकज जी मौजूद। तो पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव सही बिहार से बात शुरू करते हैं कि उनकी यात्रा चौथा चरण या चौथी यात्रा कह लें, वो 15 तारीख से निकल रही है और 15 तारीख से ही नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाएगा कि अब एकदम यात्रा में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। मगर तेजस्वी की यात्रा का आकलन करें और उसको देखें समझें तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उनकी नज़र इस बार जो उपचुनाव में देखा गया कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक, जो कि उनका बेस वोट बैंक माना जाता है, वो छिटका कहीं ना कहीं। और अब उसी इलाके में निकलने जा रहे हैं तेजस्वी जहां इनका बाहुल्य है। मगर अगर सीटों के आकलन के हिसाब से देखेंगे तो 44 में 27 सीटें फिलहाल एनडीए के पास हैं। ये जाहिर सी बात है चिंता का विषय है। साल भर बाद चुनाव है। क्या मकसद है तेजस्वी यादव का? देखिए, आपको यह बताएं कि जिन इलाकों में तेजस्वी यादव चौथे चरण की यात्रा करने जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उन जगहों को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि मुस्लिम्स की आबादी बहुत अच्छी है। जी। दरअसल लालू प्रसाद यादव का जो मुस्लिम प्रेम था और है, जो वो दिखाते हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव फिर से इन इलाकों में जा रहे हैं। आप पूछेंगे कहां कहां जाएंगे जी। तो हम आपको बता दें, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल, इन इलाकों में जाएंगे। जी। दरअसल आप देखेंगे तो इन इलाकों में ज्यादातर जगहों पर 30% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की, ज्यादातर जगहों। तो अब आप समझिए, किशनगंज में तो 65% से ऊपर है, इवन पूर्णिया में 32% है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कटिहार में तकरीबन 30% है। तो आप समझिए कि इस तरह के आबादी वाले क्षेत्र में तेजस्वी यादव बहुत ही सोच विचार करके जा रहे हैं। जाने की वजह क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हो रही है आरजेडी के भीतर। तो आरजेडी के भीतर एक बात को लेकर के गहरा, आप कह लीजिए, चिंता है, चिंता का सबब है। वो ये है कि जिस तरीके से ये लोग मुस्लिम्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि ये जाएंगे किधर, अब मुस्लिम्स को विकल्प भी मिलने लगा और जैसे ही विकल्प मिलता है मुस्लिम्स छोड़ करके जाने लगते हैं। अब देखिए, विकल्प के तौर पर ठीक है, जब ये था कि एनडीए वर्सेस इंडिया, तो उसमें मुस्लिम्स के पास कोई विकल्प नहीं था, वो नहीं जाते थे। लेकिन जब विकल्प मिलने लगा, जैसे देखिए पप्पू यादव के रूप में विकल्प मिला, मुसलमान वोट कर दिए। शंकर सिंह के रूप में विकल्प मिला, मुसलमान वोट कर दिए। 2020 में एआईएमआईएम के रूप में विकल्प मिला, 5 सीट इसी सीमांचल से मुसलमान लोगों ने वोट किया, जिताया भी। और कहा जाता है इस वजह से इनकी सरकार नहीं बनी। बाद में हालांकि वो सब आ गए थे आरजेडी में। नहीं, हाँ बिल्कुल, बाद में आ गए। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह की स्थिति रही। अब सवाल ये उठता है, आ गए पर वोट का बंटवारा तो हुआ ना। अगर वोट का बंटवारा नहीं हुआ होता तो इस तरह की स्थिति नहीं रहती। बड़ा झटका था ये। और आप ये देखिए कि 44 विधानसभा में इनके पास कितना है, अगर इंडिया को आप देखें तो इनके पास 11 है, 27 जो है सो एनडीए के पास है और 5 एआईएम के पास है, एक आध कोई और जीता है। तो अब आप समझिए कि इस तरीके की स्थिति जहां बन रही हो, वहां पर आप समझ सकते हैं कि इनकी चिंता का सबब क्या है। और इस बार ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी अपनी सारी यात्रा की शुरुआत सीमांचल और उसी इलाकों से की थी
जन स्वराज पार्टी ने बहुत ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड किया। प्रशांत किशोर ने अपना नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर के समझाते रहे हैं कि आप लालटेन का तेल मत बनिए। अब देखिए, एक चर्चा और उठी थी कि अरे आप जो है लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 टिकट दिए, तो आपका किस तरह का मुस्लिम प्रेम है। और आप उपचुनाव में भी देखिए तो बेलागंज में मुसलमान ने वोट नहीं दिया। जिस तरीके से मुस्लिम्स वोट देंगे ये लग रहा था कि भाई आरजेडी छोड़ करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान जम करके वोट किए होते तो इस तरह से हार नहीं होती बेलागंज में, क्योंकि जो 25 साल तक जीतते रहे उनके बेटे की हार हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखिए कि इधर कांग्रेस चढ़ बैठी है। कांग्रेस ने एक मांग कर दिया कि भाई डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाइए। तो डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाइए, आखिरकार कांग्रेस इस तरह की बात क्यों कर रही है? कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे 9 में से 3 में 2 तो मुस्लिम ही है, और अगर हम 9 में से 4 जीते, पप्पू यादव को देख लीजिए, तो हमारा जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी वो सीमांचल से गुजरी थी ना। तो कांग्रेस को लग रहा है कि मुसलमान का प्रेम मेरे तरफ ज्यादा है। तो कांग्रेस भी एक तरह से दबाव बनाने लगी है, जन स्वराज पार्टी भी दबाव बनाने लगी है, इनका वोट खिसकने लगा है। इन्होंने किसी तरीके से कोशिश की ओसामा को लाने की, हिना शहाब को लाने की, जो कि शहाबुद्दीन के परिवार के हैं, लेकिन वो कोशिश भी बेलागंज में कामयाब होता नहीं दिखा। चूंकि ये चिंता का सबब है, इसलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर यहां पर वोटों को संभालने में, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में, बूथ तक लोगों को जोड़ने में, उनको एक्टिवेट करने में ये सफल नहीं रहे, तो ये जान लीजिए कि इस बार भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो एनडीए का अलायंस है वो बहुत मजबूत है। और ये जिन जिन फैक्टर्स पे जीतना चाह रहे हैं उसमें मुस्लिम बड़ा फैक्टर है जो कि इन्हें जीत दिला सकता है। अगर मुस्लिम्स वोटों का बंटवारा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, यादव वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। होता यह है, अगर ज्यादा मुस्लिम प्रेम दिखाते हैं तो यादवों में डिवीजन हो जाता है, और कई बार जब इनकी टेस्ट होती है तो इनकी हार भी हो जाती है, ये एक्सपोज भी हो जाते हैं। 2005 में रामविलास पासवान ने ऐसे ही जिद मान दिया था कि मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और उसमें बाद में लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी को बना दिया। उस समय भी रामविलास पासवान ने बुरे तरीके से इनको घेरने का प्रयास किया था, और आखिरकार एक्सपोज कर दिया कि देख लीजिए ये कर क्या रहा है, इनका कितना मुसलमान प्रेम है, ये सार्वजनिक हो चुका है। उसी तरीके से लोकसभा में टिकट जितना इन्होंने दिया उस पर भी चर्चा होने लगी कि इनका मुस्लिम प्रेम कितना गहरा है, देख लीजिए। तो ये सारी बातें हैं जो कुल मिलाकर के मुसलमानों को अब समझ में आने लगी है, मुस्लिम समाज में ये बात घर करने लगी है। इसलिए आरजेडी को लग रहा है कि हम चौथे चरण की यात्रा से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, एक पॉजिटिव सिग्नल देंगे, और वो हमारे साथ आ जाएंगे तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारी जीत भी हो सकेगी। बिल्कुल। अब ये तो कितना सफल होंगे, जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा, मगर प्रयास जारी है। आपका क्या सोचना है बताइएगा जरूर हमको। मनीष वर्मा की बात कर लेते हैं। बड़ा चर्चा में रहे जब उनको लॉन्च किया गया, एक तरीके से मीडिया में खबरें चली कि वही उत्तराधिकारी होंगे, दिखते भी नीतीश कुमार की तरह थे, इस तरह की बातें भी आई। मगर इस बीच खबर फिर ये भी आई कि भाई उनकी यात्रा निकल रही थी, उसको निजी यात्रा बता दिया गया। अब खबर ये भी है कि क्या वो कोई अपनी टीम, स्वयं की टीम, निजी टीम खड़ी कर रहे थे पार्टी के अंदर ही, जिसको लेकर अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो असुरक्षित हो गए, इसीलिए उनकी यात्रा रोकी गई, इसीलिए उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया। चल क्या रहा है जेडीयू में, मनीष वर्मा में? देखिए, जेडीयू में बहुत कुछ चल रहा है, और जेडीयू में बहुत कुछ चल रहा है, पर चूंकि एक इतना बड़ा नेता सबके ऊपर बैठा हुआ है कि अभी सब कुछ दबा हुआ है, और उस बड़े नेता का नाम है नीतीश कुमार, जो पिछले 19 साल से सत्ता में है, आप ये समझ लीजिए। तो वो नेता अगर आधा भी स्वस्थ है या उतना एक्टिव नहीं भी है तो भी उसके नाम के आड़ में सब कुछ छिप जा रहा है, लेकिन चल बहुत कुछ रहा है। अब आप पूछिएगा कि क्या चल रहा है, तो एक बात बहुत साफ जान लीजिए कि जेडीयू में 3 खेमा काम कर रहा है,
और 3 खेमा में एक खेमा मनीष वर्मा का भी था। मनीष वर्मा के साथ बताया जाता है कि वो बहुत सारे ओबीसी लीडर्स हैं, जिनमें विजेंद्र यादव का भी नाम आता है, जिनमें श्रवण कुमार का भी नाम आता है। मनीष वर्मा को लेकिन एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो मेरे सूत्र बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी कि आप संगठन में घूमिए, संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करिए, लोगों से मिलिए, और लोगों से आप इसलिए मिलिए क्योंकि एक मैसेज जाए कि आप नीतीश कुमार के दूत हैं, आप नीतीश कुमार का पैगाम लेकर के आए। कहा यह जाता है कि मनीष वर्मा हर जिले में अपनी टीम बनाने लगे, अपने कुछ लोगों से अलग मिलने लगे। उनका जो ये एक्टिविटी था वो लोगों को सस्पिशियस लगने लगा। नीतीश कुमार को ये बात बताई गई, जो हमारे सूत्र कहते हैं, जो कहा जा रहा है, नीतीश कुमार को ये बात बताई गई, क्योंकि एक बात आप ये जान लीजिए कि हमेशा किसी भी इस तरह के क्षेत्रीय दल में देखेंगे कि नंबर 1 की लड़ाई नहीं होती है, नंबर 2 की लड़ाई जरूर होती है। एक समय जब प्रशांत किशोर को नंबर 2 बनाया जा रहा था तो सब लोग मिलकर के उनको डिमोलिश करने में लग गए। एक समय आरसीपी सिंह नंबर 2 एस्टैब्लिश्ड हो गए थे तो उनको भी डिमोलिश करने की भरपूर कोशिश हुई, जबरदस्त, और अंत में उनको पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा। मनीष वर्मा को दरअसल जो मेरे पास जानकारी है, देखिए एक सोच जेडीयू में चल रही है कि नीतीश के बाद कौन, और नीतीश के बाद कोई और दूसरा ऐसा नेता दिखता नहीं है जो जेडीयू की कमान संभाल सके। तो एक जो जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं वो इस बात को मानते हैं कि जब पार्टी में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा तो पार्टी को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार के बेटे को आगे बढ़ा दिया जाएगा और उनके नाम पर सब एकजुट हो जाएंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार अभी तक परिवारवाद का विरोध करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बातों से यू टर्न भी लेते रहे, ये भी उनकी पहचान है ना। तो अब देखिए हुआ क्या कि इनको कहा गया था कि आप मैसेंजर बनिए, दूत बनिए, आप पकड़ मजबूत रखिए, और जब निशांत को लॉन्च करना होगा तो वो काम आप करिएगा। मतलब उसमें आपको एक फैसिलिटेट करना होगा, आप उस भूमिका में होंगे। पर लोगों की भौहें तनने लगी, उन पे शक होने लगा कि मनीष वर्मा अपनी टीम बनाने लगे, अलग लोगों से कानाफूसी करने लगे, मीटिंग के अलावा लोगों से मिलने लगे, और ये चीजें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। प्रदेश अध्यक्ष को पसंद नहीं आई, कार्यकारी अध्यक्ष को पसंद नहीं आई, और कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको पसंद नहीं आई, और उस वजह से कहा गया कि मनीष वर्मा को फौरन रोकिए। और बहाना ये लगाया गया कि भाई 15 तारीख से नीतीश कुमार की यात्रा है, इसलिए ऐसा करिए। तो ये जानिए, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि दरअसल कौन बागडोर संभालेगा जेडीयू का। तो जेडीयू का बागडोर कौन संभालेगा? नीतीश कुमार ने तो कोई नंबर 2 नेता तैयार किया नहीं है। तो अंत में एक सोच ये चल रही है कि निशांत को लाया जाएगा, और फिर जब निशांत को लाया जाएगा तो भाई उसको लाने वाला कौन होगा? तो मनीष वर्मा पहले पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करें, उसी जाति से हैं, उसी बिरादरी से हैं, और अपने को इस तरीके नेता ना बने, संगठन करता बने। ये नेता जो बनने लगे उससे दिक्कत होने लगे। वैसे भी नेता किसी को चाहिए नहीं आजकल, जनता तो ये बात आप जान लीजिए। तो जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, इसीलिए इनको फौरन इनकी यात्रा को स्कटल किया गया। कहा जाने लगा ये निजी यात्रा कर रहे थे, ठीक नहीं था, और इसलिए इनको वापस बुलाना पड़ा। इसलिए हैरान मत होइएगा अगर निशांत लॉन्च होंगे और कहा जाएगा जेडीयू को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, यही उपाय बचा है। फिर उनको सारा राजनीतिक सूझबूझ समझाने बुझाने के लिए मनीष वर्मा होंगे, कौन होंगे, किसको निशांत पसंद करते हैं। लेकिन जेडीयू का एक जो सिंपैथाइजर ग्रुप है वो इस बात को मानता है कि जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को ही लाना पड़ेगा, और इसीलिए ये चर्चा भी गाहे बगाहे तेज होती है। सही है, करिए लॉन्चिंग, बाकी जनता तो तय करेगी मनीष वर्मा, और जो भी लॉन्च होते हैं उनके बारे में बाकी आप देखते रहिए। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में नेता विपक्ष तय नहीं हो पा रहा है बीजेपी की तरफ से। चुनाव में तो बुरी तरीके से पिटे, अब उसके बाद अब नेता विपक्ष तय करना है। क्या देरी है, क्यों देरी हो रही है? देखिए, एक तो हारे हैं उसका सदमा है, इसमें कोई शक नहीं है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, अगर आप विजय नहीं होइए तो आपका कॉन्फिडेंस हिलता है।
पार्टी में तकरीबन 33-35 आयतित लोगों को टिकट दिया गया था और उनकी बुरे तरीके से हार हुई। तो अब पार्टी के अंदर ये सवाल उठने लगा है कि ऐसे लोगों को जगह क्यों देते हैं, बाहरी लोगों को, अपने लोगों को छोड़ करके क्या फायदा हुआ है। तो दरअसल अंदर खाने इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि चंपई सोरेन किस भूमिका में हो। चंपई सोरेन कह रहे हैं मैं रेस से बाहर हूं, पर जो हार्डकोर बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं वो कह रहे हैं ऐसे नए नवेले लोगों को कभी भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाना चाहिए। नेता उसको बनाना चाहिए जो बीजेपी का है, बीजेपी से जुड़ा रहा है। सीपी सिंह के नाम ये की तो बात अब सीपी तमाम सिंह जगहों में फेल भी हो गई है। सीपी सिंह के नाम की चर्चा चल रही। देखिए, सफलता होती तो सब ठीक था, असफलता होती है तो होता है ना कि आप अपने बेसिक्स पे जाइए। आप बाहर से लोगों को ला करके क्या पालिए और नुकसान ही तो करा लिए। तो इससे क्या मिला आपको? फिर आप चंपई के कंधे पर रख करके पार्टी चलाना चाहेंगे तो चंपई पार्टी नहीं चला पाएंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जो है बाबूलाल मरांडी होंगे, सीपी सिंह होंगे। तो ये अंदर बहुत चल रहा है कि जो पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मूल भावनाओं को समझते हैं, कैडर मूल को कैडर समझते है। हैं, मूल कैडर हैं, उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। और कहा गया था कि 12 तारीख को जब ये झारखंड का सदन समाप्त होगा उसके बाद इसका चुनाव होगा। देखिए, तो अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी कोई प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए। दरअसल पार्टी के भीतर यही बाहरी वर्सेस अंदरूनी का उठापटक चल रहा है। उसमें चंपई सोरेन किस भूमिका में होंगे, क्या किया जाए, किसको नेता बनाया जाए। क्योंकि देखिए, अमर बाउरी उनको नेता बना दिया गया पिछली बार 19-24, वो चुनाव हार गए, बाहर से लाए गए थे, हार गए ना, तो फायदा क्या हुआ। तो इस तरह की चर्चा चल रही है कि नाम चल रहे हैं कुछ चर्चा में। नाम मैंने बताया, सीपी सिंह ऑब्वियस है, बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे, इन लोगों की भी चर्चा, चंपई सोरेन। पर क्या कोई नया बनेगा या इन्हीं लोगों में कोई बनेगा, अंदर का बनेगा, बाहरी बनेगा, ये सारी बातों पे अभी गंभीर चर्चा हो रही। बिल्कुल, चर्चाओं का दौर जारी है झारखंड में और देखने वाला होगा कि क्या फॉर्मूला निकाला जाता है नए नेता विपक्ष के लिए। क्या मूल कैडर की तरफ बैक टू बेसिक्स जाती है बीजेपी या कुछ और नया प्रयोग करती है। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी और चर्चा जो हम लगातार करते हैं वो जारी रहेगी। आपको ये शो कैसा लग रहा है, ये जो हमने शुरू किया है, नाम रखा है राग बिहारी, ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी कुछ सुझाव हो आपके तो भी हमको ज़रूर दें कि किस बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्या किस तरह की बातें आप जानना चाहते हैं बिहार झारखंड के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, उन पर विचार करेंगे। बाकी देखते रहिए राग बिहारी, TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।